वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बताने लगे, बेटा, ये गवालान जौलान की पहाड़ियाँ हसास इलाके में शामिल हैं। यहाँ आने जाने की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी जाती है, जैसे कि तुमने भी दी। ये दरख्वास्तें अस्करी तहफ़्फ़ुज़ात का महकमा जांच पड़ताल के बाद मंजूर करता है। फिर इस ज़ायर के पासपोर्ट और दीगर कागजात की नकलें और ज़रूरी मालूमात वगैरह मुझे भेज दी जाती हैं। मैं यहाँ मतवल्ली होने के अलावा सरकारी नाज़िम और इस इलाके का काजी भी हूँ। इस सबब से मैं तुम्हारे मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात रखता हूँ। ये यमानी भी तुम्हें खूब जानता है। तुमने देखा कि वो खरामा खरामा तुम्हें लेने के लिए होटल पहुंचा था। इसी दौरान नबील भी पहुंच गया। वो नबील से मुखातिब होते हुए बोले, जाने जद, आज के दिन के लिए इनसे फरागत हुई, अब तुम्हारी अमलदारी में है। इसे खूब घुमाओ फिराओ, दमिश्क की सैर कराओ, खिलाओ पिलाओ। ये तुम्हारा दोस्त भी है और भाई भी। नबील यमानी ने मुझे वहां से टलने के लिए आंख टिकाई। बुजुर्ग बाबा की दुआओं के साथ मैं वहां से रुखसत हुआ। मैं तो दमिश्क में कई रोज से मुकीम था। मेरा एक 0 स्टार होटल शहर के वस्त में ऐसी शाहराह पे वाक़ था जहां मुझे हर तरह की आसानियां मैसर थीं। मैं अमूमन अपने मुख्तसर से क़याम के लिए इसी होटल में ठहरता था। इसका मजहूल सा मालिक, जो इसका मैनेजर, बैरा, चौकीदार, बावर्ची और न जाने क्या कुछ था, मेरा खूब आशना था। इसे जब भी मौका मिलता, शामी स्टाइल अंग्रेजी में वो मुझसे खूब मजे मजे की बातें करता रहता। इस होटल के बिल्कुल सामने दमिश्क बल्दिया का दफ्तर, इसके पीछे की जानिब जामे उमैया, साथ ही सूखे हमीदिया और गिरदो नवाह में कदीम और जदीद बाजार, गलियां, कूचे, कला दमिश्क, बस स्टेशन, चौक, फव्वारे, सतून, चबूतरे, झरोके, जा बजा चढ़ी हुई अंगूरों की बेलें, आड़ुओं शफ्तालों से मुंडी हुई संगी दीवारें, पानी के संगी हौज, इनमें तैरते हुए गुले रेहान और मोगरे की कलियां। बगदाद, दमिश्क, काहिरा और इस्तांबुल, दुनिया भर में ये 4 तारीखी बल्द ऐसे हैं जिनके बाजार, गली कूचे, सहरा, दरिया और पहाड़, इनकी तहजीब, रस्म रिवाज, पुरस्कारियत, यहाँ के लोग बाग, यहाँ की रिवायात, कदामत पसंदी इंसान को दीवाना बना देती है। शर्त फ़कत ये है कि बंदा ज़रा खिसका हुआ होना चाहिए। पुराने दमिश्क की गली कूचों, बाजारों की भूल भुलैयों और खूबसूरतियों में खोया हुआ इंसान बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। मैं करीब करीब पांचों नमाजें जामे उमैया में ही अदा करता था। बाकी वक्त या तो शहजादी बीबी ज़ैनब के मज़ार पे चला जाता या फिर गली कूचों, बाजारों, अजायब खानों की खाक छानता फिरता। जहां भूख लगती, खा पी लेता। फिर रात गए थकन से टूटा हुआ होटल वापस पहुंच जाता। अगले रोज दोपहर से कुछ पहले नबील यमानी ने होटल में दाखिल होते ही मुझे हुक्म दिया, जेंटलमैन, फौरन तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरी फुलझड़ी से मिलना है। मैं बड़ा सटपटाया, भाई मुझे वहां मत ले जाओ, वहां मेरा क्या काम। वो हस्बे आदत आंख दबाकर बोला, दोस्त, जरा मेरी फुलझड़ी तो देखो। मैंने कल उससे तुम्हारा जिक्र किया था कि इंग्लैंड से मेरा एक दोस्त सियाहत के लिए यहाँ आया है। वो खुशी से चहकते हुए कहने लगी, उससे जरूर मिलवाओ। उसने आज लंच पे तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पे फिश एंड चिप्स, गार्लिक ब्रेड, मशरूम सूप और स्टीम रोस्ट वेजिटेबल का एहतमाम किया है। और रात को हम तीनों फिल्म देखने चलेंगे, येलो रोज राइस। ओज ग्रेट फिल्म। सूफिया लोरेन अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ इस फिल्म में जलवा आ रहा है। वो पांचों उंगलियों की पोरों को इकट्ठा करते हुए चूम कर कुछ मजीद कहने लगा, तो मैंने हाथ जोड़ दिए। प्यारे भाई, कल की थकन अभी तक दूर नहीं। रात सही से सो भी नहीं सका। सर में हथौड़े से चल रहे हैं। खुदा के लिए मुझे आज माफ कर दो। इंशाल्लाह कल लंच और फिल्म दोनों पे चलेंगे। वो मेरी इल्तिजा भरी दरख्वास्त पे खाक डालते हुए गोया हुआ, मेरी कुलसूम से मिलोगे तो दर्द वर्द सब भूल जाओगे। ऐसी अल्ट्रा स्मार्ट और रोशन ख्यालो ख्वाब खूबसूरत लड़की तुमने जिंदगी भर न देखी होगी। अगर फिर भी कोई कसर रह गई तो येलो रोज राइस में सूफिया लोरेन पूरी कर देगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो शुरू हो चुका था। शायद तुम्हें मालूम हो कि सूफिया लोरेन को बचपन के आलम उसरत में काला यरकान हो गया था। बाकायदा बाप तो कोई था नहीं। मस्कीन माँ इलाज करवाने से आजिज थी। सूफिया पहले ही पीली छिपकली सी थी। यरकान ने मजीद पील की फेर दी। नतीजा, वो अभी तक पीली मेंढकी सी है।
येलो रोस्ट राइस इसकी मुनासबत से बिल्कुल दुरुस्त नाम है। ये फिल्म मैं अनगिनत बार देख चुका हूँ। यहाँ तो खैर अरबी में डब करके दिखाई जा रही है, जिससे इसका सारा चार्म गारत होकर रह गया है। तुम्हें अरबी तो समझ में आती नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अंग्रेजी में तर्जमा करके सूफिया का माफी ज़मीर बताता जाऊंगा। मैंने उसकी लन तरानी से जिच होकर कहा, भाई मैंने भी इत्तेफाक से ये फिल्म देख रखी है, अब मैं उसे मजीद अरबी में नहीं देख सकता। अरबी मेरे नज़दीक बड़ी मुक़द्दस और पुरवकार ज़ुबान है, आई लव यू वाली ज़ुबान नहीं। इसने फौरन बात उचकते हुए कहा, मेहरबान, मैं ये फिल्म तुम्हें अरबी ज़ुबान के हवाले से दिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें इसकी येलोइश मुलाहिजा करने के लिए दिखा रहा हूँ। सन 72 के मॉडल की सुपर एग्जेक्टिव स्पेशल एडिशन 6 सिलेंडर नीट येलो कलर की रोज रॉयस, हाय हाय, इसके लंबे से इंजन से लगकर वो जब मडगार्ड पे अपनी कोहनी टिकाकर खड़ी होती है, पीला लिबास, पीली छतरी, पीला पर्स, कॉपर आभरण शेड बालों में उड़सी हुई पीली जूही की कलियां, पीले सैंडल, उस फिल्म का ये फ्रेम दुनिया का सबसे खूबसूरत फिल्मी फ्रेम है। मैंने झुंझलाकर कहा, आखिर तुम्हें पीला रंग इस कदर क्यों पसंद है? खट से उसका जवाब आया, इसलिए कि मेरी मंगेतर कुलसूम को यरकान है। उसकी आंखों में सरसों फूटी रहती है, चेहरे पे बसंत बहार का समा रहता है, गालों, होंठों और नाखूनों में खून की रमक नहीं, दांत हद से ज्यादा सफेद और विटामिन सी और कैल्शियम की बेइंतहा कमी, वजन 60 पौंड से कम, कमर 17 इंच और सीना। मैं हाथ जोड़े रोनी सी सूरत बनाकर सामने खड़ा हो गया। जिले सुबहानी या नबील यमानी, अगर तुम में रत्ती भर भी हिस्से ईमानी मौजूद है तो मेरे अगले पिछले गुनाह बख्श दो और मुझे आज ना ले जाओ। देखो मेरे सर में बला का दर्द है। वो इंतहाई ढटाई से घसीट कर मुझे कमरे से बाहर करते हुए बोला, तुम मेरे साथ तो चलो, मेरे पास सब दर्दों के इलाज मौजूद हैं। यहाँ मैंने अंदाजा कर लिया कि इस पागल के आगे मेरी कुछ हाँ ना चलने की नहीं। यहाँ तो इसके काबिले कदर दादा जानी ने भी हथियार डाल दिए हुए हैं। भला मैं किस बाग की मूली हूँ? मैं जब भी कुछ कहने के लिए लब खोलता, वो मेरी बात उचक कर मुझे किसी और लाइन पर डाल देता। इस सूरत हाल का इदराक करते हुए मैंने अक्लमंदी ये की कि अपनी अकल, सोच, समझ सब कुछ लपेट कर खुद को इसके हवाले कर दिया कि अब जो हो सो हो। एक दरियाई सफर के दौरान मुझे एक दरिया दीदा मल्लाह ने बड़े काम का टोटका बताया था। गर्क़े दरिया होने वाले को अगर ये एहसास हो जाए कि बिफरे तुंद दरिया के सामने इसकी एक नहीं चलेगी, तो इसके लिए फिर लाजिम है कि खुद को ढीला ढाला छोड़कर बहाव के रहमो करम पे डाल दे, हाथ पांव हिलाना चलाना बिल्कुल बंद कर दे और हवास बरकरार रखते हुए अपनी तवानाई को जाया न होने दे, सांस रोकने और भरने पे ध्यान रखे। जब दरिया उसे नीचे ले जाए तो फौरन फेफड़ों में हवा भरकर बिला किसी मुजाहमत के नीचे चला जाए। पेट में हवा होगी तो पानी फिर उसे ऊपर सतह पे ले आएगा और पहुंचते ही फौरन हवा खारिज कर दे, फिर नया सांस भरे। अगर पानी फिर नीचे ले जाए तो बगैर किसी मुजाहमत के फिर नीचे चला जाए। यही अमल दोहराता रहे तावक्त कोई ऐसा मुकाम आए कि वो मामूली सी कोशिश से किसी किनारे लग जाए। इस टोटके पे साथ करते हुए मैंने खुद को इस बलाए नागहानी नबील यमानी के सुपुर्द कर दिया था। कमोबेश घंटा भर के तूफानी सफर के बाद हम खैर खैरियत से इसके ससुराली गांव, जो महज चंद रेत के ब्लॉकों और टीन की छतों वाले डरबानुमा घरों पर मुश्तमिल था, पहुंचे तो सूरज की तमाजत में खासी तलखी आ चुकी थी। पसीने की शराबोरी में इसने मोटरसाइकिल एक दीवार के सामने साए में खड़ी की। मुझे घसीटता हुआ वो अपने ससुर के स्टोर में दाखिल हुआ। अलैग से लैग चूमा चाटी के बाद तारुफ हुआ, ठंडे मीठे मशरूब से तवाज़ु हुई। फिर हम स्टोर के अकब की जानिब निकल आए। यहाँ अलग थलग से मकान में उसकी मंगेतर कुलसूम रहती थी। वो मुझे यूं घसीटते हुए अंदर दाखिल हुआ जैसे मैं यहाँ से कुछ चुरा कर भागा हुआ था। दस्तक न कोई खंगोरा, सीधे सपाट अंदर। यहाँ सहराई घरानों में नशिस्तो बर्खास्त तामो क़याम के तौर तरीके बड़े सादे और फितरी होते हैं। फर्शी नशिस्त बड़ा सुकून और आराम देती है। बातचीत, खाना पीना, आराम और कैलूला और शब बसरी सब कुछ यहीं, कोई तकल्लुफ न तकलीफ। कुलसूम के घर वाले मुझे यूं मिले जैसे मैं इन्हीं के खानदान का एक फर्द हूँ और मुद्दत के बाद परदेस से लौटा हूँ। कुलसूम ने एक तंग सी जीन और हाफ ब्लाउज पहना हुआ था, बाल तराशे हुए और नाखून अबरू खराशे हुए थे। ऊंची एड़ी के सैंडल
हल्का हल्का मेकअप, वो फिरकी की मानिंद घूम फिर रही थी। हमारे अंदर दाखिल होने पे भी इसके लिपस्टिक पुते होंठों में सुनहरी पन्नी वाला सिगरेट मौजूद था, जबकि थोड़ी देर इसकी माँ, छोटी बहन और भाई भी इसी इल्लत का शिकार नजर आए। मैंने इन अरब ममालिक में देखा कि मर्दों से ज्यादा औरतें तंबाकू नोशी करती हैं। इस छोटे से घर में हर जानिब तंबाकू का धुआं बू-बास फैली थी। इलाही, मैं कहाँ धरा गया। बगली कमरा शायद बावर्ची खाना था। मछली और आलूओं कचालुओं के तलने जलने की खुशबुएं आ रही थीं, जिससे भूख भी अंगड़ाई तोड़कर जाग पड़ी। मगर इससे पहले मुख्तलिफ अनवा के फल और मशरूब रख दिए गए। बड़ा सा कैरम बोर्ड भी आ गया। छोटे बड़े बिला तमीज़ो इम्तियाज, अदबो हिजाब एक दूसरे में जमो पेवस्त कैरम खेल रहे हैं। मैं मुंह खोले, दीदे फैलाए, उस हंसती मुस्कुराती गमे दौरान से बेनियाज इंसानी लिसानी तासुबात और कदूरतों से बहुत परे इस फैमिली को देख रहा था। चारों इधर मसरूफ थे। मैं पास बैठा फारिग और कुलसूम बावर्ची खाने में मसरूफ। कुलसूम ने अंदर बावर्ची खाने से ही हाँक लगाई, इन पागलों को उधर लगा रहने दो, तुम मेरे पास अंदर आ जाओ, काम भी करेंगे और साथ साथ बातें भी। मैं अंदर जाने न जाने के बारे में सोच ही रहा था कि नबील ने मुझे आंख टिकाई और मुंह बिगाड़ते हुए बावर्ची खाने में जाने का इशारा किया। बावर्ची खाना क्या था? एक कबाड़ खाना था। शायद इन लोगों ने ये मकान आर्जी तौर पे बना रखा था। सिलेंडर गैस का चूल्हा, इधर उधर बेतरतीब से रखे खाने पीने के बर्तन, बेहंगम सी फ्रिज जो बाकायदा झटके ले रही थी, पानी के लिए प्लास्टिक का एक ड्रम, खुश्क प्याज, लहसुन के लटके हुए हार और मछली के पार्चे जो झंडियों की तरह इस दीवार से उस दीवार तक प्लास्टिक की रस्सियों पे लटके सूख रहे थे। अब समझ में आया कि मछली की बू बास कहाँ से आ रही थी। कुलसुम ने अंग्रेजी में हाय करने के बाद मुझे पोटैटो पीलर पकड़ाते हुए कहा, तुम आलू छीलो, मैं सब्जियां काटती हूँ। जरा अंदाजा करें कि क्या खूबसूरत बेतकल्लुफी थी। आते ही 20 मिनटों में उन्होंने मुझे आलू छीलने पे लगा दिया और वो खुद कैरम खेलने में मगन। मोहतरम दादा से मिलकर तुम यकीनन खुश हुए होगे। सच सच बताओ, तुमने ऐसे शफीक फरिश्ता सीरत इंसान इससे पहले कहीं देखे हैं? वो ऑक्सफोर्डियन लहजे में बड़ी नफीस अंग्रेजी में बात कर रही थी। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इन जैसे मेहरबान सरपरस्त हमें नसीब हुए हैं। नबील बता रहा था कि तुम इंग्लैंड में रहते हो। सैरो सयाहत, रूहानियत, बुजुर्गों, बाबों, कब्रों, मज़ारों की ज़ियारत तुम्हारे मशागिल हैं। तुम लिखने लिखाने से भी शगफ रखते हो और सबसे बड़ी बात कि तुम आवारा मुनिश हो। सुबह कहीं, शाम कहीं तुम्हारी ज़िंदगी है। मुझे ये सब कुछ जानकर बहुत खुशी हुई थी। इसीलिए मैंने नबील को ताकीद की थी कि वो तुम्हें यहाँ ज़रूर ले आए। वो बुझते हुए सिगरेट के साथ नया सिगरेट सुलगाकर नबील की तरह मुझे आंख टिकाकर कहने लगी, हम दोनों भी तुम्हारी तरह हैं, यानी हमारी तुम्हारी एक ही बरादरी है। लेकिन ताज्जुब है कि तुम सिगरेट नहीं पीते। देश बदेश लंबे लंबे सफर, तरह तरह के लोग, मेरा मतलब है तुम अपनी बोरियत कैसे दूर करते हो? वो मुकामी सिगरेट का पैकेट बढ़ाते हुए बोली, लो, एक सिगरेट सुलगा कर देखो, ये सीरिया के बेहतरीन तंबाकू से ब्लेंडेड है। शुक्रिया, मैं तंबाकू की बू से एलर्जिक हूँ, लेकिन कभी मूड मौका हो तो पी भी लेता हूँ। लाइट माइल्ड लाइक ए सैलम ब्रांड या फिर मेंथल। शामी मिस्री तंबाकू बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वो सब्जियां धोकर छलने में डालती हुई बोली, गोली मारो तंबाकू को। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पैरानॉर्मल साइंसेस से किस हद तक दिलचस्पी है? ये तो तय है कि तुम ऐसे ही रास्तों के मुसाफिर हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम अब तक इस मंजिल का कितना रास्ता तय कर चुके हो। मुझे कतई तवक्को नहीं थी कि ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न मादर पिदर आजाद लड़की अचानक ऐसा सवाल दाग देगी कि जिसका कोई अंग सुराग इसके जात सिफात से नहीं मिलता। जब फौरन मुझे कुछ जवाब न पड़ा तो मैंने अंट शंट कहना शुरू किया, मैडम, वाज़ेह कर दूं कि मैं नबील और तुम्हारी तरह कोई पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर नहीं, अनपढ़ जाहिल मुतलिक हूँ। आपने अभी जो मुश्किल सा लफ्ज बोला है तो मैं इसके मानी तक नहीं जानता। बस मुझे दर बदर धक्के खाने और ख्वार होने का शौक है। बाकी रहा कि मुझे मज़ारों कब्रिस्तानों से दिलचस्पी है और बुजुर्गों बाबों की गुन सुन लेता रहता हूँ, तो ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को जानने पहचानने के रास्ते पे हूँ। खुशनसीबी या बदनसीबी कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक तो मेरी रसाई ना हो सकी, लिहाजा मैं हुजरों, खानकाहों, मस्जिदों,
माबदों और बाबों से किसी ऐसी चिंगारी की जुस्तजू में हूँ जो मेरी गैर ज़रूरी ज़ाहरियत, मादियत, सलामती की हद तक जला कर राख कर दे। आंखें रोशन, बातिन सीकल, खिर्द को खेरा और सोचो समझ को सुलझा दे। मुझे खूब याद है, मेरे बाबा जी एक बार किसी से फरमा रहे थे, परिंदा बनकर उड़ोगे तो नए अर्ज़ो समा देखोगे, रोशनी बनकर फैलोगे तो नए ज़माना और ज़मन देखोगे, खुशबू बनकर बिखरोगे तो नित नए समर और चमन देखोगे। परिंदे का काम उड़ना, रोशनी का काम फैलना और खुशबू का काम बिखरना है। दरवेश परिंदे रोशनी और खुशबू की मानिंद होता है, जिन्हें दरसगाहों की घुटन रास नहीं आती। वो जहानों की शाहराहों पे निकल जाएं, कहते हैं कि सवार से ज्यादा प्यादा हासिल करता है, रास्तों का सौदा भी और मंजिल का समर भी। मैं अपने फ्लो में कहे जा रहा था और बिट बिट मुझे तके जा रही थी। सिगरेट इसकी उंगलियों में फंसा हुआ सुलग रहा था। वो शायद अपनी रूटीन का कश लगाना भी भूल गई थी। वो आंखें झपके बिना कहने लगी, परिंदों, रोशनियों और खुशबुओं के बारे में मेरे अंदाजे, तजज़िये, तबसरे अक्सर दुरुस्त होते हैं, और अगर इसमें कुछ कव्वे, कुत्ते और घोड़े भी शामिल कर लो तो ये भी सही होगा। शायद तुम जानते होगे कि परिंदा, रोशनी और खुशबू एक तरह से मुख्तलिफ रवैये रुख हैं। ये तीनों आपस में इस तरह से जम हैं कि इनमें किसी को भी एक दूजे से अलग नहीं किया जा सकता। यही अलामत इस्तारे पैरानॉर्मल साइंसेस की असली बुनियाद है। मैं हैरान परेशान कि ये सहल सजल सजनिया सी लड़की कैसी अदक फदक सी बातों में उलझ रही है। मुख्तलिफ चीजों के इश्तहा अंगेज भाप और खुशबू ने दिल दिमाग की खिड़कियां झरोके बंद और मैदे पेट का फाटक खोल दिया था। मैंने बात का रुख पलटने की खातिर कहा, मैडम, पेट में पैरा अबनॉर्मल से भूख ने फसाद बर्पा कर दिया है। आपके फिश और चिप्स डीप फ्राई पैन से कब बरामद होंगी? वो मिली जुली शरारत और मोहब्बत से मुझे घूरते हुए बोली, मैं जानती हूँ, हम थर्ड वर्ल्ड के बेचारे लोगों के लिए एक बड़ा मसला भूख भी है, और खास तौर पे वो बेसवाद और स्वीट टेस्ट लोग जो सिगरेट नोशी, ताश, कैरम बोर्ड, मौसीकी, डांस और प्ले बॉय किस्म के मैगजीन पढ़ने के फवायद से वाकिफ नहीं। इन्हें भूख, अशद और प्यास खूब लगती है। जिस बेसवादे को खाने पीने के अलावा किसी और तफरीह से दिलचस्पी ना होगी, वो क्या जिएगा? बहरहाल सब्र के ऊंट के घुटने बांधो, अल्लाह बेहतरीन रिज्क देने वाला है। ये भूख की बात में सिगरेट, कैरम, ताश, मौसीकी और प्ले बॉय मैगजीन कहाँ से आ घुसे? मैंने भी भूख को बहलाने की खातिर पत्ते पे पत्ता फेंका। वो इसी फ्लो में बोली, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी तुम्हारी इस खुशगवार मुलाकात के दरमियान बासी मछली और पैरानॉर्मल साइंसेज आ घुसी हैं, और नशास्ते से भरपूर आलू जिन्हें फिश एंड चिप्स की सूरत में निगल लेने के बाद आदमी जहनी तौर पे बोला उठता है। फिर वो कोई नफसियाती, जिनसियाती या और कोई वाहियाती किस्म की तकरीबकारी तो कर सकता है, लेकिन तामीरी, तख्लीक की तर्ज का कोई शाहकार तरतीब नहीं दे सकता। माई डियर इंटेलेक्चुअल टूरिस्ट, तामीर से तखरीब और तखरीब से तामीर वाबस्ता है। ये इंसानी साइको पे मबनी खेल तमाशे, तमसीलें, रक्स, पापट, दंगल, सर्कस, शतरंज, ताश, कैरम, लूडो, क्रिकेट वगैरह ये सब क्या हैं? महज इंसानी बहलावे, वक्त गुजारी की दिलचस्पियां, खेल ही खेल में इंसानी जहानत, तीनत, इसकी खूबियों, खराबियों और कमीनगियों के नमूदो इजहार के इस्तारे। जिस तरह फूल में खुशबू कैद नहीं रह सकती, फलों में महक और मिठास बंद नहीं सकती, इसी तरह फोड़े गांव में जहरीला गंदा मवाद भी अपना इजहार और नमूद चाहता है, खूबी और खराबी का नमूदो इजहार। सेहतमंद ख्यालात, मतवाज़िन सोच, रासिख फिक्र और फितरी तर्ज जिंदगी का अंदाज है। यही देख लो कि तुम मेरा मगज चाट रहे हो और अपना सर खपा रहे हो, और इधर ये सारे जनो मर्द, पीरो जवान कैरम पे बैठे, दुनिया माफिया से बेखबर, दुख, गम, भूख, प्यास से बेनियाज, एक दूसरे को मात देने में मसरूफ हैं। कहकहे, लतीफे, फब्तियां, जुगतें, बेईमानियां, बेतकल्लुफियां सब चल रही हैं। वो जानते हैं कि ये महज खेल है, हकीकत नहीं। ये फिल्में, रिसाले, म्यूजिक, डांस, सिगरेट, छोटे मोटे मोहब्बत के अफेयर, लड़ाइयाँ झगड़े सब इसी तरह के खेल तमाशे हैं, महज जिंदगी को बहलाने, खुशगवार बनाने को वसीले, बहाने। मजहब, अकीदा अपनी जगह पे दुरुस्त रखो,
مگر زندگی بسر کرنا بھی سیکھو۔ قرآن حکیم اپنی حکمت عظمت کے ساتھ ہمیشہ زندہ و تابندہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی تو زمینی آسمانی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دین کے ساتھ دنیا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ادھورے، لولے لنگڑے اور کانے رہ جاؤ گے۔ مائی گاڈ، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، نبیل اور اس کا کارورہ ایک ہی ہے، اللہ نے خوب جوڑی ملائی ہے۔ شادی کے بعد بچے انہوں نے کیا پیدا کرنے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری عمر آپس میں سینگ پھنسائے رہیں گے، اور یہ اگر ایک دوسرے کو برداشت کر بیٹھے تو دونوں پاگل ہو جائیں گے۔ میرا تجربہ ہے کہ اگر اس قبیل کے کسی پاگل سے واسطہ پڑ جائے تو فوراً خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، بس کہیں کہیں ہاں ہوں کرتے ہوئے یہ تاثر دیتے رہو کہ آپ اس کی بکواس نہ صرف توجہ سے سن رہے ہیں بلکہ پوری طرح متفق بھی ہیں اور مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے میں کئی بار ایسے خیلے خبطوں کی ضرر سے خود کو بچا پایا ہوں۔ ایک چھوٹے وقفے کے درمیان جب اس نے ابلتی ہوئی سبزیوں میں ایک گاجر کا قطلہ نکال کر چکھنا چاہا تو میں موقع پا کر کیرم والے کمرے میں کھسک لیا۔ نبیل یمانی نے میری جانب دیکھے بغیر ہی پوچھا، کھانے کی کیا خبر ہے؟ اب تو پیٹ میں آنتیں بھی الٹنے لگی ہیں۔ میرا باورچی خانے سے ٹلنا ہی بہتر ثابت ہوا کہ کیرم بورڈ اٹھانے اور دسترخوان بچھانے کا حکم صادر ہو گیا۔ ابلی ہوئی سبزیاں، تلی ہوئی مچھلی، آلو کے چپس، تنوری مخروطی روٹیاں، روغن زیتون، شہد، پنیر، سرکہ میں ڈوبے شلجم، سبز مرچیں اور گوبھی۔ بھوک کسی آندھی کی مانند امڈی ہوئی تھی۔ لکڑی کے ایک بڑے سے طباق میں ماحضر ڈھیر کر دیا گیا اور پھر ہر کوئی مرد و زن اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نبرد آزما ہو گیا۔ کھانے پینے کا اصل لطف بھی ایسی چھینا جھپٹی اور نفسا نفسی میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ انگلیاں، ہاتھ، منہ، پیٹ، نیت، آنکھیں، سب مصروف کار، یعنی ایک میدان حشر بپا تھا۔ اس طباقی میدان میں پتہ چلا کہ آدمی انسان تو کبھی کبھی اور ندیدہ درندہ اکثر ہی ہوتا ہے۔ نبیل یمانی نے اگلے ایک دو روز اپنی سپیڈ مشین پہ مجھے خوب گھمایا۔ کلثوم بھی ساتھ نکلتی اگر موٹر سائیکل پہ تینوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی۔ لبنان کی جانب نکلنے سے پیشتر میں سمیر یمانی کے ساتھ بزرگ بابا کو سلام کرنے کی غرض سے گیا۔ بہت خوش ہوئے، بہت سی دعائیں دیتے ہوئے نصیحت کی کہ جس کی بنیاد کسب حلال پہ ہوگی اس کا مینارہ کلمہ حق ہوگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ پڑا، پھر فرمایا، کتابوں مدرسوں میں عنوان ملتے ہیں، علم و حلم کی پہچان سفر بے وسیلہ میں ہوتی ہے۔ یہ فرمودہ بھی پلے نہ پڑا۔ نیچے سڑک تک چھوڑنے آئے، تاکید کی کہ جب بیروت پہنچو تو حدیدہ کے ساحل پہ درویش سلیمانی اخی کے سرائے میں ضرور جانا، اسے میرا سلام کہنا۔ درویش کسے کہتے ہیں یہ تمہیں اس سے مل کر اندازہ ہوگا۔ دمشق والے بزرگ بابا کے مشورے کے تحت اب میں ادھر ہو لیا۔ یہ ساری کتھا کہنے کا مقصود صرف یہ تھا کہ میں فی الحال بیروت کے قریب ساحل سے کچھ پرے سلیمان اخی کے کیکڑوں والی سرائے میں صرف درویش دیکھنے کے لیے پڑا ہوا تھا۔ فریدہ کالے مینڈھے کپڑے، کالا مینڈھا ویس، گناہی بھریا میں پھراں، لوگ کہیں درویش۔ درویشی ہوتی ہی کالی سیاہ ہے۔ لفظ درویش کو جس رنگ انگ میں بھی پڑھیں، اندر سے کالی سیاہ کالک اور سواہا ہی ملتا ہے۔ در پڑھیں یا در پڑھیں، در در کہیں یا در در کہیں، ویش کہہ لیں یا ویس پڑھیں، اس سے ملامت ہی ٹپکتی ہے۔ یہ ملامتی اور علامتی بھی بڑے گپت ہوتے ہیں۔ ادب، جذبات، کرب اور صدق خمیر سے ان کی گل تیار ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ایک جگ سے نرالا قالب ڈھلتا ہے اور اس کلبوت کے اندر انوکھے سے کرتوت ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں کے سدھ الٹ کی قطعی سمجھ نہیں آتی۔ بظاہر یہ مومن دکھائی دیتے ہیں اور نہ زاہد و زندیق۔ یہ عجیب سے باریک ہوتے ہیں، بھیتر جگمگ، ظاہر تاریک ہوتے ہیں اور جان کو جان سمجھتے ہیں، کتا یا انسان نہیں۔ میں روز اول سے سلیمان اخی اور اس کے دونوں بیٹوں پہ نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ عجیب گل کے بنے ہوئے گلدان تھے کہ بن میں برگ و گل تو سجے دھجے دکھائی نہ دیتے، البتہ خشک خش و خاشاک خار خرابوں کی کمی نہ تھی۔ دن کو دیکھوں تو کھانے پینے میں لگے ہوئے اور رات کوئی بھی پہر دیکھو تو کسی نہ کسی کام دھندے میں جٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ انہیں کبھی سوتے موتے دیکھا اور نہ ہی کبھی ہنستے روتے پایا۔ الجھن دیکھی بشرے پہ نہ جسے پہ تھکن پائی۔ ہر لمحہ مستعد اور ہر پل مہربان
اور کبھی یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ یہاں صحرائی دہقان نہ ہو، کوئی آفاقی مخلوق ہو جو بشری تقاضوں، انسانی حد بندیوں سے ماورا، یا پھر جاپانی روبوٹ جو اپنے مہیا کیے ہوئے طے شدہ نظام کے تحت بے تکان و تکدر برسر عمل رہتے ہیں۔ کیسے کیسے فضول للو پتو، فالتو خیلے خبتے، نیرے چرکٹے چپڑ، غٹو ازلی اور آوارہ گرد، پیدائشی ہڈ حرام، جنم جنم کے نکھٹو اور مفت معذوریے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اکثر اپنے کریا کرم تک یہیں پڑے رہتے ہیں، کسی کا کوئی اندراج اور نہ کوئی کسی سے پوچھ گچھ، کالا ہے یا گورا، ٹھگنا ہے یا لم ٹینگ، ہندی ہے یا عرابی، افریقی ہے یا اطالوی، سمگلر یا بھگوڑا، یہاں کوئی تخصیص نہیں۔ اس صحرائی حمام میں سب ایک سے ننگے تلنگے ہیں۔ لطف یہ کہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں، نہ لڑائی بھڑائی یا تو تکرار، جیسے یہاں آسرا کرنے والے اپنے دماغ، زبانیں، سوچیں اور نفرتیں، محبتیں کہیں گروی رکھ کر آتے ہیں۔ وہ یہاں صرف 2 آنکھیں، 2 پاؤں اور ایک پیٹ والے کیکڑے بنے رہتے ہیں، جنہیں باری باری پکڑ کر سلمان اخی اپنے مشہور زمانہ سرید میں یکجان کرتا رہتا ہے۔ ان بہت سے کیکڑوں میں ایک میں بھی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کیکڑے ضرورتاً یا عادتاً وہاں پڑے رہنے پہ مجبور تھے، اور میں صرف کیکڑوں والے کی ہیکڑی کیکڑی ملاحظہ کرنے وہاں پہنچا تھا۔